अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन कॉस्मोलॉजी। तो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कि कॉस्मोलॉजी इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी की जिसमें हम साइंस देखते हैं कि ये यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा था, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो ये सारा कुछ हमारा इंटरेस्ट रहेगा जब हम ये चैप्टर देखेंगे कॉस्मोलॉजी। इसमें लॉस, हबल्स लॉ देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो आप कह सकते हैं इन जनरल के कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स है एज अ होल, सब कुछ ही उसमें देखना है। तो इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है स्टडी की। इंसान बहुत शुरू से इंटरेस्टेड रहा यूनिवर्स के अंदर और देश से इसे समझना चाहता था। हम इसका स्टार्ट देखते हैं न्यूटनियन कॉस्मोलॉजी से। तो फर्स्ट थ्योरी जो ग्रेविटेशन की आई, जो न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिशिया में पब्लिश की थी 1687 में। तो इस थ्योरी की मदद से केपलर्स लॉ को समझा गया। अब जो आपके पास प्लैनेट्स मूव करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, जब एक वन ऑफ द फोकल पॉइंट सन को लेते हुए, तो वहां से उसकी मोशन, उनका स्वीप एरिया सारी डिस्कशन में आया था केपलर्स लॉ में। फिर इसी थ्योरी की बुनियाद पे आपके पास हेले ने एक सक्सेसफुली बताया था कॉमेट के बारे में, जो 1456, 1531, 1607, 1682 फिर 1758 में वापस आएगा, और वाकई ऐसा हुआ। फिर इसके अलावा जो सबसे अहम ऑब्जर्वेशन थी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई 1727 में। ब्रैडले ने इसको बताया कि भाई आपके पास वेरिएशन ऑफ स्टारलाइट डिस्कवर की, और उसने बताया ये किस वजह से है, क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी उसके एनुअल ऑर्बिट के लिहाज से चेंज हो रही होती है। अब ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? हेलियोसेंट्रिक बुनियादी तौर पे एक एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल है जिसमें जमीन और दूसरे जो प्लैनेट हैं वो सूरज के गिर्द, सूरज को सेंटर मानते हुए उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये 1727 में ये मॉडल आया था। तो ये भी एक तरह से सक्सेस थी किसकी? न्यूटोनियन की। फिर इसमें एक बहुत अहम कंसेप्ट आ जाता है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। न्यूटन ने कहा कि जो स्टार्स हैं जो सन के साथ, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू इनफाइनाइट स्पेस। अब हम जानते हैं कि मिल्की वे में जो उनकी ऑब्वियस कंसंट्रेशन है उसको उसने निग्लेक्ट किया और कहा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम जब डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होती है तो उसे होमोजीनियस बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को होमोजीनियस बोलेंगे। और जब उनकी प्रॉपर्टीज एक मखसूस डायरेक्शन में एक जैसी होंगी तो उसे आइसोट्रोपिक बोलेंगे। तो यूनिवर्स होमोजीनियस भी है, आइसोट्रोपिक भी है एट ऑल टाइम, जब आप उसे लार्ज स्केल पे देखेंगे। इसी को एक दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है 3 डायमेंशनल स्पेस में, और ये है और हमेशा रहेगी। जैसे मैंने कहा एट ऑल टाइम, तो उसको मैंने ऐसे समझा दिया। अब जो आपके पास यूनिवर्स है, इसका मतलब तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए वो सेम रहेगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनकी लोकेशन कहीं पे भी हो। तो ये जो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन मैटर की है, ये मैंने कहा सेम ऑब्जर्वर, यानी कि आप कहीं पे भी हैं, आप किसी पॉइंट की कोई अहमियत नहीं है, पूरी यूनिवर्स में से जहां से भी देखेंगे आपको वो एक जैसी दिखेगी। तो हर लोकल रीजन जो होगा आइसोट्रोपिक यूनिवर्स का, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो सेम रहेगी, ट्रू रहेगी, चाहे अब उसे आप ग्लोबल स्केल पे देखेंगे। अच्छा, फिर न्यूटन ने कहा कि ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है और स्टैटिक है, यानी एक और चीज ऐड कर दी बीच में। उसने कहा जो स्टार्स हैं जिसे हम कंसीडर करेंगे सन, वो इवनली होमोजीनियस पूरी यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिक्स स्टार कैंसिल करते हैं एक दूसरे की अट्रैक्शन को, यानी म्यूचुअल पुल को। अब हकीकत में अगर देखा जाए तो मैटर में आपके पास लंपीनेस और ग्रॉसली वायलेट करता है होमोजेनिटी को, जब हम स्टार्स के स्केल पे बात करते हैं। मगर ओवरऑल अगर हम आइसोट्रोपी और होमोजेनिटी के हैं तो ये एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन थी। अब न्यूटन को पता था कि उसके इस मॉडल में गड़बड़ है, यानी एक तरह से कह ले एक प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास रीजन ऑफ, किसी रीजन ऑफ एक्सेस में आप कह देते हैं कि रीजन आपका डेंसर हो गया है, तो वो ज्यादा मैटर को अट्रैक्ट करेगा, तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो अनस्टेबल हो जाएगी। तो न्यूटन ने इस बात को ऐसे कहा था कि ये जो फ्रेम ऑफ थिंग है ये अपने आप को मेंटेन करेगा विदाउट डिवाइन पावर टू कंजर्व इट, यानी ये अपने आप को खुद ही स्टेबल रखने के लिए काबिल होगा। अच्छा, तो अब ये जो आपके पास कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम था, इसकी जो पहली अटेम्प्ट मेड की गई 19th सेंचुरी में, जो न्यूटन, पहले तो जो न्यूटन की थ्योरी को फ्रेमवर्क को बगैर किसी सवाल के मान लिया गया,
اور क्रूशल जो इसका फैक्ट था कि ये आपके पास ने फेल ही होना था। फेल इसलिए नहीं होना था कि न्यूटन ओरिजिन था, क्योंकि उसका जो कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल था और जो फर्दर उसने कहा कि ये स्टैटिक है, तो ये आपके पास यानी स्टैटिक होने का मतलब लार्ज स्केल पे कोई मोशन है ही नहीं। तो इस फेलियर की वजह से कॉस्मोलॉजी में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तब तक जब तक आइंस्टाइन ने इसमें एक्सप्लोरेशन नहीं की। जब 1960 में उसने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जिसमें ग्रेविटी को डिस्कशन किया गया, तो फिर नई नई बातें उसमें आना शुरू हुई। अगले 15 सालों में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई, जिसमें रिलेटिविस्टिक कॉस्मोलॉजी आ गई, नॉन स्टैटिक मॉडल्स आ गए, जिसमें न्यूटन की थ्योरी को एक तरह से बिल्कुल ही निकाल दिया गया। तो ये एक तरह से न्यूटोनियन का कह रहे हैं एंड आ गया न्यूटोनियन कॉस्मोलॉजी का। तो ये हमारे पास एक तरह से टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।